अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज हम गाज़ा की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। गाज़ा पर इजरायली बर्बरियत के आज 690 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं और इस दरमियान हम देखें तो मुसलसल इजराइल की बर्बरियत, उसके जुल्म का सिलसिला जारी है और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। अब तो इंतहा ये हो गई है कि भूखे प्यासों को उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, उन पर बम बरसाए जा रहे हैं, उनको शहीद किया जा रहा है। अस्पताल को अगर हम 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दरमियान 80 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं और मज़ीद 3 लोग यानी फाखा कशी के नतीजे में जान गई है। सिर्फ 24 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ। और आज सुबह से भी देखें तो कई ऐसे क्रैकडाउन्स, कई ऐसे जो है हमले कर चुका है। ये और बात है कि दुनिया की जानिब से फिर एक मरतबा मजम्मत की जा रही है। यूनाइटेड नेशन की जानिब से जो अस्पताल पर हमला किया गया उसकी मजम्मत की गई है, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है और अमली तौर पर इसराइल को मुकम्मल तौर पर छूट दे दी गई है, जिसके नतीजे में हज़ारों लोगों की शहादतें हो चुकी हैं और गाज़ा को तहस नहस करके रख दिया गया है। अब तो मुकम्मल तौर पर गाज़ा का कंट्रोल करने का इसराइल दावा कर रहा है, लेकिन मामला क्या है, सूरत हाल किस तरह की बनी हुई है और इसराइल क्या चाहता है और अमेरिका की पुष्पनाही वही जो पहले दिन थी वो आज भी उसी तरह की बरकरार है। क्या हालात हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का जो असम्बली इजलास है वो सितंबर के महीने में होगा और बाज़ ममालिक की जानिब से जिस तरह से फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने की बात की जा रही है, तो क्या इसका असर होगा? क्या हम आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं और क्या ख़तरात और ख़दशात बरकरार हैं? इस हवाले से बात करेंगे। और अभी की सिचुएशन भी गाज़ा में, न सिर्फ गाज़ा बल्कि मकबूजा फ़लस्तीन के दीगर इलाक़ों में क्या हालात बने हुए हैं, मुस्लिम दुनिया का क्या रद्द अमल है, OIC की जानिब से क्या कहा जा रहा है, अरब ममालिक क्या कह रहे हैं, मुस्लिम दुनिया की बात करें और फिर अक़वाम आलम की बात करें तो वाकई इनका क्या किरदार होना चाहिए और अभी तक किरदार क्या रहा है और आगे के हवाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मौजूद मेहमान डॉक्टर अर्शी खान साहब, सियासी व दिफाई तज्ज़ियाकार, प्रोफेसर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि हमने पिछला प्रोग्राम भी किया था और पिछले प्रोग्राम से लेकर अभी तक तकरीबन अगर 10-12 दिन हो गए होंगे, 15 दिन तो नहीं हुए, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा मामला नज़र आ रहा है, कोई उम्मीद बन जाए गाज़ा के हवाले से, या मज़ीद सूरत हाल बदतर होती जा रही है? डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप गाज़ा की सूरत हाल को देख रहे हैं अभी? देखिए, अभी तो जो न्यूज़पेपर्स में या टेलीविजन पे आ रहे हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल के पास को बॉम्ब किया गया। फिर जब वहाँ पे रेस्क्यू वर्कर्स जो थे, जिनको बोलते हैं हेल्थ वर्कर्स या उसको बोलते हैं सिविल डिफेंस वर्कर, जी, तो जब वो उनको रेस्क्यू कर रहे थे, इसलिए कि उसमें बड़े इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट थे, उसमें अल जजीरा के भी थे, एसोसिएटेड प्रेस के भी थे, कैमरामैन थे। तो जब दोबारा वो रेस्क्यू कर रहे थे ये लोग हेल्थ वर्कर, तो दोबारा बॉम्बिंग की। जी, तो ये पूरी चीज टीवी पे आ गई और फिर जो है नेतन्याहू ने कहा कि भाई ये गलती से हो गया और सारा कुछ हो गया। जी, तो ये तो देखिए, ये तो चीजें आ गई इस तरह से और अब चीजें धीरे धीरे क्लियर हो गई कि वहां पे एक्चुअली क्या हो रहा है, कौन दहशतगर्दी कर रहा है, कौन दहशतगर्दी का शिकार है, जी, किसको क्या नुकसान पहुंचा। इसलिए कि वहां पे आपने देखा होगा कि जैसे 9/11 हुआ था, तो 9/11 में 3,000 लोग मारे गए थे, जी, है ना। जी, लेकिन उस 3,000 के बदले में पूरी दुनिया में जो वार ऑन टेरर के नाम पे अमेरिका ने जो तबाही मचाई, इराक को खत्म कर दिया, अफगानिस्तान को खत्म कर दिया, सूडान को तबाह किया, लीबिया को तबाह किया, सीरिया को तबाह किया, येमेन पे जो है दूसरों से बॉम्बिंग कराया, जी, और फिर तो पूरी तबाही। जी, तो ये जो चीजें अब हो रही हैं, तो पहले तो लोग ये तो जहन में बैठाए हुए थे और प्रोपेगेंडा किया गया कि 1200 लोगों को जो है हमास ने मार दिया था। जी, जो खुद हारेज में ही इंक्वायरी जो है उसने खुद इन्वेस्टिगेशन किया, तो उसमें बेसिकली जो है जो लोग मारे गए थे वो 683 लोग मारे थे। जी, लेकिन हर बार न्यूज़पेपर में आप देखेंगे 1200 लोग मारे गए और होस्टेज बने हुए हैं, और मतलब पूरी दुनिया को होस्टेज की फिक्र है जो आपके 20 से 50 है जी, और वहाँ डेली जो है बच्चे मारे जा रहे हैं, सारा कुछ है। तो ये एक हवा बना हुआ था और वन वे जो है
सारी मीडिया उसको दिखा रही है सारा कुछ। ये जो विक्टिम जो है वो आपके ज़ायनिस्ट लोग, जो ये है विक्टिम है जी, और ये जो है आपके टेररिस्ट। लेकिन जब चीजें बिल्कुल सामने आ गई तो ये जो अभी जो चीजें आ रही हैं टीवी पे कि वहां पे हॉस्पिटल को बॉम्ब किया और जो है डिमांड हुआ है कि भाई यूनाइटेड नेशन जो है इंक्वायरी करे, जी, ये तो आपके ये सिचुएशन तो ठीक के 7 अक्टूबर के 1 महीने के बाद ही आ गई। जी, ये दूसरी बात है कि दिखाया नहीं गया। आपको याद होगा कि जो टीवी चैनल चल रहे थे तो उसमें सिर्फ वन वे साइड का दिखाया जा रहा था। जी हाँ, और उसमें जो बॉम्बिंग्स हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 18 नवंबर की बात करूं 2023, जी, देखिए 7 अक्टूबर 18 नवंबर देखिए, तो भाई एक फखूरा स्कूल था बहुत मशहूर, उसको उससे बॉम्ब किया, 50 लोग से ज्यादा वहां मर गए, इसलिए कि स्कूल में लोग रिफ्यूज लिए हुए थे। जी, ठीक है। और ये जो था आपके यूएन रन स्कूल था जबालिया कैंप में, जो वहां पर रिफ्यूजी, और ये इस स्कूल को पहले भी बॉम्ब किया गया था 2009 और 2014। जी, जी, फिर उसके बाद जो है आपके 2023 में इसको बॉम्ब किया। ये मैं नवंबर 2023 की बात कर रहा हूँ। जी, जी, मैं जैसे कि आपने देखा होगा कि वहां पे जो है भुखमरी चल रही है, लोग से भुखमरी पहले भी चल रही थी। हाँ, भाई जितनी बॉम्बिंग इन्होंने किया, ज़ायनिस्टों ने जो बॉम्बिंग किया, तो जितने 4 फ्लोर से ऊपर के थे आपके बिल्डिंग, वो तो आपके पावर टारगेट के थ्रू उनको किया, मतलब उनका एआई से डेटा लेकर के उनके पास ऑलरेडी था, जैसे माइक्रोसॉफ्ट और सब इन्वॉल्व है, उसको बॉम्बिंग किया। तो आपने देखा होगा कि शुरू में जो बॉम्बिंग इन्होंने किया, भाई आप देखिए कि हमास के पास न टैंक है, न एयरफोर्स है, न मिलिट्री कैंप है जी, उसके अपने रेजिस्टेंस फोर्स हैं 20,000 से 40,000 तक। इसलिए कि ये जितने भी लोग हैं ये सब रिफ्यूजी की औलादें हैं, वो अपने ही जमीन में रिफ्यूजी हो गए और वो अपने जमीन को आजाद करने के लिए लड़ रहे हैं जी। अब उनको आप अगर दहशतगर्द कहें या दूसरे लोग कहें तो भाई उनकी मर्जी की बात। जैसे सुभाष चंद्र बोस जो है वो कह रहे थे कि यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, आप हमें खून दे मैं आपको आजादी दूंगा। जी। तो हम सुभाष चंद्र बोस को हम तो नहीं कर सकते यू है ना, या आजाद जो थे या आपके और भी जो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए जान दी, जी हाँ, और जान लिया उन लोगों का जान लिया जो आपके ऑक्युपायर थे जिन्होंने कब्जा कर रखा जी। तो वहां पे सिचुएशन जो है वो आपके पहले ही काफी खराब थी, मतलब भूखमरी तो पहले ही थी, लेकिन उन्होंने बेकरीज जितनी बेकरीज थी वहां पे जो ब्रेड बनाते हैं, वहाँ रोटी वाला घर पे बनाते नहीं जी जी, वो बेकरी जो है खरीद के लाते हैं सारा, तो बेकरीज कितनी बॉम्ब किया उन्होंने शुरू में, सारे कितने हॉस्पिटल्स को उन्होंने बॉम्बिंग किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल 17 नवंबर की ले लीजिए आप, अक्टूबर में देखिए 7 अक्टूबर को हुआ मामला जी हाँ, जी हाँ, मैं 17 अक्टूबर की बात कर, अलवफा हॉस्पिटल पे इन्होंने बॉम्ब और जो एल्डरली लोगों का होम केयर था उस पर भी किया और जो उसके डायरेक्टर थे उसको मार दिया। ठीक है ना भाई, ये तो मैं आपको दे रहा हूँ जो हमने पुराना डेटा जमा किया। उसके बाद आपको याद होगा कि एक बहुत ही मशहूर एक हॉस्पिटल था जिसको बोलते हैं अल अहली हॉस्पिटल, जी, आपको याद होगा इसका बड़ा नाम आया था अल अहली अरब हॉस्पिटल। जी जी, ये 18 अक्टूबर 2023 की बात है, लेकिन 7 अक्टूबर को हुआ कांड वहां पे, 7 अक्टूबर को वहां बंधक बनाया। जी हाँ, अगर आप देखें तो पूरे जो फलस्तीनी हैं, चाहे वो ईस्ट जेरूसलम में हो या वेस्ट बैंक में हो या आपके गाजा में हो, ये तो सब होस्टेज तो बने हुए हैं ही भाई। जी हाँ, ये ना बाहर से बाहर जा सकते हैं, ना वो दवा ले सकते हैं, ना वो खरीद सकते हैं। तो ये तो ऐसी खराब है कि तो जेल में भी लोग रहते हैं उनको भी दवा मिलती है, खाना मिलता है जी। अगर जेल में इनको रख दिया जाता या कहीं भी, चाहे इंडिया हो या कहीं भी हो, तो जेल में तो चीजें मिलती है ना भाई, डॉक्टर भी वहां अटेंड करता है, जी हाँ, है? जी हाँ, वहाँ जो है बिस्तर भी मिलता है, ठीक है, खाली ये है कि सोशल कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये तो मतलब ये पोजीशन इनकी ऐसी है कि ये शुरू में ही इन्होंने जितने आपके मीडिया हाउस थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी आपको याद होगा, उसको बॉम्ब किया और उसमें टीवी चैनल्स को बॉम्ब किया, जर्नलिस्टों को, वाला शुरू की बात मैं बता रहा हूँ। जी हाँ, तो जो भूखमरी जो चीज है वो पहले भी थी, इसलिए कि देखिए जो लोग, आपको याद होगा कि वो इवैक्यूएशन ऑर्डर कितना हुआ, कम से कम 100 से ज्यादा इवैक्यूएशन ऑर्डर किया। जी हाँ, पर टर्की ने या ओटोमन एम्पायर ने, जी, आपके जो तुर्कों की हुकूमत थी 1915 में सिर्फ एक इवैक्यूएशन ऑर्डर निकाला था आर्मेनियन क्रिश्चियन के खिलाफ, ईस्टर्न पार्ट ऑफ टर्की। जी, आज तक पूरे यूरोप के कंट्रीज में उसके खिलाफ, टर्की के खिलाफ रेजोल्यूशन पास होता है अभी तक।
हम्म। ठीक है, यूएस के कितने स्टेट्स ने, यूनाइटेड स्टेट्स में कितने स्टेट्स ने टर्की के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया? आर्मेनियन जेनोसाइड, सिर्फ एक इवैक्यूएशन ऑर्डर था। डिटेल्स में नहीं जा रहा, उसमें टाइम लगेगा। तो आप ये देखिए कितने इवैक्यूएशन, एक आदमी जो अपने घर को छोड़ के भाग रहा है, उसके पास खाना कहाँ से मिलेगा? ना उसके पास पैसा है, ना वो कुछ भी नहीं ले सका ना भाई, उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, आप देख लीजिए। जी हाँ। लेकिन वो चीजें हाईलाइट नहीं हुई। अब चीजें आ रही है सामने, इसलिए कि अब कुछ बचा नहीं है मीडिया को, वेस्टर्न मीडिया को दिखाने की। मतलब अब तो कुछ भी नहीं बचा। मतलब जो अभी तक देखिए, जो पैलेस्टीनियन डेटा है वो तो आपको 270 या 71 जर्नलिस्टों के मरने का है जी। अब वेस्टर्न कंट्रीज भी डेटा जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि 230 प्लस। लेकिन मैं भी बता दूं कि बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो जेल में भी हैं, उसका डेटा नहीं आ रहा है जी। कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो मिसिंग हैं, हाँ। मतलब उनको डिसअपियर कर दिया गया, उनका भी डेटा नहीं है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए कि पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकंड वर्ल्ड वार में, वियतनाम का वार हुआ आपके इतना लंबा, कोरियन वार हुआ, इसमें इतने जर्नलिस्ट नहीं मार, सबको मिला लीजिए इतने सारे वार को, जिसमें पिछले 100 साल में 190 मिलियन पीपल वे किल्ड जी। पिछले एरिक हॉब्सबॉम जो लंदन के थे प्रोफेसर जी में, अब वो दुनिया में नहीं रहे। अब उसमें भी आप टोटल कैलकुलेट करेंगे कितने जर्नलिस्ट नहीं मारे गए, जितना सिर्फ एक गाजा पट्टी में इन्होंने मारा। ज्यादातर वो जितने लोग हैं वो पैलेस्टीन। वजह क्या है उसकी? वजह उसकी है कि भाई फुटेज नहीं ले पाएंगे। आप समझ रहे, फुटेज नहीं, जब फुटेज आएगी तो भाई अगर आप कमेंट्री नहीं भी दे रहे हैं जी, न्यूज नहीं भी दे रहे हैं, अगर सिर्फ फुटेज ही आएगा तो वो आदमी देखेगा ना। जी हाँ, बिल्कुल। अगर वेस्टर्न गवर्नमेंट भी अभी कंप्लीसिट है या फेवर कर रही है इजराइल को या जो भी है सब कर रहे हैं, लेकिन उनके लोग तो देखेंगे ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये शुरू से ये चीज, तो मैं वही अल अहली अरब हॉस्पिटल का बता रहा था। अभी तो देखिए ये हॉस्पिटल पे इन्होंने किया जी। अब मैं 18 अक्टूबर को ले लीजिए, 18 अक्टूबर 2023 की बात कर रहा हूँ। 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे, करीब 600-700 लोग मारे गए जी। फिर इसराइल ने क्या किया कि हम लोगों ने बॉम्ब नहीं किया और हम बॉम्ब नहीं करते हैं हॉस्पिटल को। ये स्टेटमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ जी हाँ। और WHO का रिपोर्ट है कि 10 दिन के अंदर, मतलब कि जो 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था, मतलब जो हॉस्टेज बनाया था, उसके 10 दिन के अंदर WHO का रिपोर्ट है जी कि उसके 10 दिन के अंदर 51 अटैक सिर्फ हेल्थ केयर फैसिलिटी पे किया है जी। इसका क्या मतलब भाई, आप जो जब कोई भी कंट्री, किसी कंट्री के हेल्थ सेक्टर, देखिए अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी ना भाई, 30 दिन के लिए 5-6 जी हाँ, तो आपने ये नहीं देखा कि हेल्थ सेक्टर पे अटैक हुआ। मिलिट्री का मामला है, मिलिट्री का अपनी स्ट्रेटजी होती है कि भाई हम उनको पछाड़े, लेकिन ये जो चीज है कि हेल्थ फैसिलिटी पे आप कर रहे हैं, हॉस्पिटल पे आप कर रहे हैं, जर्नलिस्टों के ऑफिस पे उनको कर रहे हैं, जो लोग खाना ले रहे हैं उनको आप मार दे रहे हैं। तो ये कैसी राजनीति और ये कौन सा वारफेयर है, ये कौन सी जंग है? ये जंग तो नहीं है, ये तो ओपन खुला प्लान्ड जेनोसाइड है। मतलब कोई भी आदमी, चाहे वो पैलेस्टाइन को फेवर करे या नहीं करे, तो कोई भी आदमी जो सब डिसऑनेस्ट भी होगा 100%, वो भी ये कबूल नहीं करेगा जो हो रहा है सही हो रहा है जी। ये तो मैंने आपको 18 अक्टूबर की बात किया, ये आप देखिए। उसी तरह से आप देखिएगा कि अल शिफा पे इन्होंने जो है चढ़ाई कर दिया था। अल शिफा जो हॉस्पिटल था, पहले भी मैं सिर्फ अक्टूबर की बात होता है। अल शिफा जी, अल शिफा में ये जो है ये घुसे हैं आपके 15 नवंबर 2023 और फिर वहां पे जो है उन्होंने डॉक्टर को निकाला, मरीजों को निकाला, कई मरीज मर गए। मैं 15 नवंबर की बात कर रहा हूँ 2023 अल शिफा, ठीक है। और अल शिफा के पास बहुत सारे आपको मार्क ग्रेव भी मिले, आपको याद होगा बात। तो जो लोग 17 से 18 आपके कब्रिस्तान से जो है वो निकालना, क्या बोलते हैं, लाशों को निकालना जी, और हॉस्पिटल में जो मॉर्चुरी है वहां से लाशों को निकाल लेना, ये कौन सी चीज है? पूरी दुनिया खामोश देख रही है। मैं आपको बताऊं कि देखिए मलाला यूसुफ जो लड़की है जी, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की जी, तो जब तालिबानियों ने या टेररिस्टों ने, तालिबान तो टेररिस्ट नहीं है लेकिन जिन लोगों ने भी उसके ऊपर तेजाब फेंका, जो भी फेंका, उस पे मतलब वो तो बहुत गलत किया भाई। तेजाब ऐसे भी नहीं करना चाहिए भाई, आदमी की मर्जी है वो। तो वो एजुकेशन के लिए कैंपेन कर रही थी, उस पे जो है मलाला पे उस पे तेजाब फेंका या बम फेंका तो वो बच गई। लेकिन पूरी दुनिया ने उसको सपोर्ट किया, वेस्टर्न वर्ल्ड ने। जो कनाडा के आपके ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर थे, उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और उनको बड़ी से बड़ा प्राइज मिल रहा है और सारा कुछ सिंबॉलिक चीजें हो रही
जी जी। क्यों भाई, किसने के लिए, एजुकेशन के लिए जो है ये। और वहां तो कितने 700 से 800 जो स्कूल थे सारे जो है डिफंक्ट हो गए, जी हाँ। बॉम्बिंग कर दिया वहां पे। जी हाँ। यूएन रन। बिल्कुल। ये मतलब वो तो रिफ्यूजी है ना, वहाँ पे सारे लोग तो रिफ्यूजी है भाई। तो सारे लोग बिलो पोर्ट लाइन है, जो एयरपोर्ट था वहाँ पे गाजा में, वो आपके बंद पड़ा है, जी हाँ। उसकी बॉम्बिंग कर दी गई। जितना इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड था सबको बॉम्ब कर दिया। हम्म। जितने वाटर सोर्सेज थे सब कुछ में बॉम्ब कर दिया। जी हाँ। जितना सीवेज सिस्टम, जो सीवेज प्लांट था सबको बॉम्ब कर दिया। जी। मतलब अगर आदमी बॉम्ब से नहीं भी मरे तो वो बीमारी से मर जाएगा। मर जाए। जी हाँ। नहीं, अब अगर नहीं भी मरेगा तो इस काबिल हो जाएगा कि इसका ऑर्गन फेल कर जाए। भाई आप अगर कई दिन तक सही पानी नहीं पिए तो आपकी किडनी खराब हो जाएगी। जी हाँ। है? और जो हो रहा है, तो ये जो चीजें हो रही हैं, तो इसमें इसका देखिए सॉल्यूशन तो यही है कि जैसे जो सॉल्यूशन लीबिया में मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ, अफगानिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ, इराक में मिलिट्री हुआ, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद नो फ्लाई जोन उन पे इम्पोज किया गया है। अब डॉक्टर साहब, अब ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने हो रही हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है, अभी तक खामोश रहे, अब तो इंतहा हो रही है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है। अब क्या लग रहा है आपको, जैसे फ्रांस की जानिब से मजम्मत हो गई, उधर से यूरोपीय कोई मुल्क की जानिब से मजम्मत हो गई, या फिर ये जो बात की जा रही है कि मसले का हल होना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा जो है ऐसी ही बात करता है जैसे किसी और को वो कह रहा है कि ये होना चाहिए। भाई अक़वाम मुत्तहिदा खुद जो है कार्रवाई करे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात मैं करना चाहूँगा। और सारी चीज़ें होने के बावजूद आपको लग क्या रहा है डॉक्टर साहब, अभी ये क्या कर रहे हैं, इतनी इंतहा हो रही है? देखिए, अब देखिए वही मैं कहूँ, देखिए एक अप्रोच अगर आप लेते हैं तो उससे काफी चीजें जो है वो डिस्मल नजर आए, मतलब रंजीदा, कि भाई कुछ नहीं हो रहा, सारा कुछ है। मतलब ये वाकई ये सही बात है कि फलस्तीनियों का, फलस्तीन जो अपने जमीन के मालिक हैं और अपनी ही जमीन में रिफ्यूजी बन के रहते हैं, बल्कि रिफ्यूजी से ही बुरा हाल है जी। चाहे वो वेस्ट बैंक हो या ईस्ट जेरूसलम हो या आपके गाजा हो। और ये सिचुएशन एक कैदी के साथ भी, किसी भी मुल्क में जिस कैदी को फांसी की सजा दे दी जाए उसके साथ भी इस तरह का सलूक नहीं होता। उसके भी खाना मिलता है, उसको भी पानी मिलता है, उसको भी इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, उसके पास भी बाथरूम जाने की फैसिलिटी होती है, आपको याद होगा जी। तो वो जो सिचुएशन वहां पे गाजा पे जो सिचुएशन आई है, वो ऐसी सिचुएशन है कि वो कभी कहीं भी वर्ल्ड में, चाहे वो एंशिएंट पीरियड से लेके या कभी ऐसी नहीं। लेकिन इसके प्रोपोर्शन में जितनी तबाही हुई और जितनी वहां पे लोगों को परेशानी जो झेल रहे हैं, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि जो दिखाया जा रहा है वो शायद 20% है। 80% जो चीजें वो अभी तक आ नहीं रही, जो सिचुएशन, रियल सिचुएशन जी। इसलिए कि देखिए वहां फॉरेन आपके जर्नलिस्ट है नहीं, सब जगह जर्नलिस्ट जा नहीं सकते। जी हाँ। अगर वो जा रहे हैं तो उनको रास्ते मार दो। कई बार तो ऐसा हुआ कि भाई बात है, आप उनके पास एक कार्ड है कि वो हमारे के मेंबर थे, वो हमारे एसोसिएट थे जी। आप कोई भी कार्ड इस तरह का खेल सकते हैं, उसका है। तो वहां पे अच्छा, उसके बाद वहां पे आप जानते हैं कि फ्यूल की भी कमी है, कि हर आदमी के पास गाड़ी नहीं है, उसके बाद हर आदमी के पास जो फ्यूल नहीं है, उसको डर है कि कहीं जो है आर्मी नहीं बॉम्ब करे, उनका ड्रोन बॉम्ब कर देगा। तो ड्रोन है, टैंक है, आपके हेलीकॉप्टर्स हैं, अपाची, उसके बाद जिनके पास जो है बड़े बड़े आपके F-35 ये उड़ा रहे हैं, उन लोगों के जो सिविलियन है, जितने भी टारगेट्स हैं गाजा में सारे सिविलियन टारगेट्स हैं जी। आप किस पे बॉम्बिंग कर रहे हैं? आप रिफ्यूजी कैंप पे बॉम्बिंग कर रहे हैं, आप स्कूल पे बॉम्बिंग कर रहे हैं, तो जहाँ पे UN फैसिलिटीज है उस पर आप बॉम्बिंग कर रहे हैं, जो एथलीट का ग्राउंड है उस पर बॉम्बिंग कर रहे हैं, जो आपकी म्यूजियम्स हैं, 3 यूनिवर्सिटी थी उसको आपने तबाह कर दिया, जो आपके इनके जो असेंबली हाउस था इनका, जो मतलब कि गवर्नमेंट का जो असेंबली आपको उसमें है उसको आपने तबाह कर दिया। कम से कम यूनाइटेड नेशन के 300 से ज्यादा स्टाफ मार दिए गए जी। और जो डिफेंस वर्कर्स हैं, जो आपके हेल्थ वर्कर्स हैं, ये तो 200 से ज्यादा इनकी किलिंग होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी में वहां पे काम करते थे, जो मतलब गवर्नमेंट की म्यूनिसिपलिटी की जो इलेक्ट्रिसिटी जी, तो उसके कम से कम जो है 60-70 लोगों को मार दिया जो गवर्नमेंट की एम्प्लॉय। तो इस तरह की चीज आप सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कर रहे हैं, तो ये तो जो आपने कहा था शुरू दिन में कि भाई नो वाटर, नो फूड, है ना, नो मेडिसिन, नो फ्यूल, वो तो करके इसको दिखा दिया, लेकिन वो चीजें दिखाई नहीं,
वो पहले से ही चल रहा है भाई। वहां पहले वो आदमी 10 मरतबे उसको दौड़ाया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है, उसको खाना कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल। होगा ना। लेकिन अब जो है चूंकि अब चीजें दम तोड़ रही हैं, हम्म। अब जितनी तबाही, मतलब जितनी क्रूरता और जितना जुल्म की इंतहा, जो आदमी अनइमेजिनेबल, जी हाँ। जी। ह्यूमन माइंड में भी, मतलब जानवर की तरह नहीं कर सकता। हाँ। तब जब हुई तो अब लोग दिखा रहे हैं। तो इस लेवल पे अगर एब्सोल्यूट लेवल पे देखें तो जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था, जी। लेकिन यूनाइटेड नेशन भी तो है, वो तो यूनाइटेड नेशन भी तो मजबूर है ना, मतलब वहाँ पे जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें वीटो हो गया तो बेकार हो गया। इसलिए आपने दौरा के करीब 8 सीज फायर के जो स्कीम्स थी वो फेल कर दी गई। जी। जो सीज फायर हुआ उसको इसराइल ने फेल कर दिया। तो ये देख लिया हमने, जो देखा है कि इसराइल कभी भी सीज फायर करने को तैयार नहीं होता है जब तक कि वो अपने अच्छे पोजीशन में। जी। अब डॉक्टर साहब क्या लग रहा है आपको? ईरान से देखिए, ईरान से सीज फायर उसने कर लिया, ऐसे उसको नुकसान हो रहा था। आप समझ रहे हैं जी। तो इसका हमें तो सोल्यूशन लगता है कि जो फलस्तीन का सोल्यूशन है वो ईरान ही निकालेगा। मुझे तो यही लगता है डॉक्टर साहब। जी। हाँ। अभी जो यानी सूरत हाल ये है, ओआईसी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम इजराइल को गाज़ा पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे। उनको, वो जो गाज़ा के लोग हैं, उनको एक वक्त की रोटी जो है आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जो है इजराइल को हम कब्ज़ा करने नहीं देंगे। क्या मतलब बोला जा रहा है? और फिर जो यूरोपीय ममालिक है उनका भी जो रोल है वो क्या है? एक जानिब आप उनको हथियार सप्लाई करते हैं, एक जानिब सारी जो है तायद फराम करते हैं, और दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि हम फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं। नहीं, ये तो वैसे ही है ना भाई कि मतलब क्या कहा जाए कि कोई आदमी है, आप उसको दावत दे रहे हैं कि भाई खाने की दावत है, और वो आदमी आईसीयू में पड़ा हुआ है। तो आईसीयू में जो पड़ा हुआ आदमी खाना कहाँ से खाएगा? जी। हालांकि आपने अरेंज कर दिया खाना 5 स्टार में, बुफे, खाना खा, वो तो आईसीयू में है, उसका हाथ पैर टूटा हुआ है। जी। तो वही मैं कह रहा था कि देखिए, मैंने पहले भी शायद आपके टीवी पे या किसी और टीवी पे कहा कि ये पूरे ह्यूमैनिटी की क्राइसिस का एज, ये जो एज है एक क्राइसिस ऑफ ह्यूमैनिटी का है। क्राइसिस ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब, और एक्सट्रीम मतलब फेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, ओपन डिस्क्रिमिनेशन। जी भाई, आप इसी खित्ते में आप देख लीजिए, उसी एरिया में थोड़ा सा दूर जाकर के, कि यूक्रेन पे कितने लोगों का आंसू बह रहा है। हाँ बिल्कुल। और कैसी मीटिंग हो रही है आपके यूरोप में और अमेरिका में, और सिक्योरिटी कवर और डिफेंस कवर और फला। जी हाँ। और इसके आप ऐसे कंट्री के खिलाफ वहां पे महाज बना रहे हैं जो रशिया है, बहुत बड़ी कंट्री। जी हाँ, पावरफुल कंट्री है वो। जी हाँ, अगर आर्म के हिसाब से देखें। और एक वो लोग जो निहत्थे हैं, जिनके पास कोई आर्म फोर्सेस नहीं है, ना कोई मिलिट्री है, ना कोई टैंक है, ना कोई एयरक्राफ्ट है, ना उनके पास कोई मिलिट्री है, सिवाय वो लोग हैं जो अपने आप को मतलब गन को उठाए हुए ताकि भाई हमें आजादी मिले, मेरी जमीन को खाली करो। जी है ना। वैसे लोगों के खिलाफ पूरी तरह से वन वे चल रहा है पूरा। और जो यूरोप का जो है चेरी पिकिंग हो गया भाई, एक तरफ तो आप बड़े एक्टिव हैं और सारी बुद्धि आपकी काम कर रही है कि क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और क्या मीटिंग होना चाहिए और कितनी बार सैंक्शन होना चाहिए और कितने जो है इक्विपमेंट्स इनको देने चाहिए और कितने बॉम्ब सप्लाई करनी चाहिए, सारी चीज का रिकंस्ट्रक्शन सारा कुछ हो रहा है। जी हाँ। अगर उसका 1% भी अप्लाई कर देते ही, इसका मतलब ये है कि भाई आपकी जो इंसानियत है वो बिल्कुल गलत है। आप कहते हैं कि इंसान है, लेकिन आप इंसान हैं। मैं तो यही कहूंगा, आप अपने आप को डेमोक्रेसी कहते रहे, सिविलाइजेशन कहते रहे, ह्यूमैनिटेरियन कहते रहे, ह्यूमन राइट्स का चैंपियन कहते रहे, मैं तो नहीं मानता, इसलिए कि गाजा जो एक तराजू है। जी। तो डॉक्टर साहब, क्या इन सब की नीयत यही है कि गाजा से इन सब का तखलिया करवा दिया जाए? गाजा से मुकम्मल तौर पर वाकई तखलिया करवा दिया जाए, या फिर ये जैसा चाहते हैं सारा यूरोप सब, ये सारी चीज़ें हम ये जो है इसको तसव्वुर कर सकते हैं कि बिल्कुल जो इजराइल की नीयत है वो इन सब की भी नीयत है? देखिए, होता यह है ना कि कुछ चीजें गलत जो चीजें होती हैं, अगर आपने शुरू में उसको कंट्रोल ना किया जी, तो बाद में वो जैसे जख्म है तो फिर कैंसर हो जाएगा। तो फिर वो नॉर्मल दवा से काम नहीं करता उसका। उसके लिए केमोथेरेपी जो होता है वो करना पड़ता है। जी। तो जो हालात है वहां पे, उसका सॉल्यूशन जो है वो
ना ये इससे होगा कि भाई आप जो है हम स्टेट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। स्टेट तो ऑलरेडी 143 कंट्रीज ने इसको रिकॉग्नाइज कर रखा है। जी इंडिया ने तो बहुत पहले ही रिकॉग्नाइज कर रखा है पैलेस्टाइन को। जी। तो रिकॉग्निशन की बात नहीं है ना यहाँ पे। कुछ ऐसी भी कंट्री जो रिकॉग्नाइज नहीं है, और जैसे कि ताइवान है फॉर एग्जाम्पल। ताइवान जो है वो तो, लेकिन ताइवान को देखिए कितनी फैसिलिटीज है। बिल्कुल। तो रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट उसमें तो ये है कि भाई आदमी की जान रही, पहले तो उसको बचाना है। जी हाँ। और इस फ्रंट पे आप देखेंगे कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, जनरल असेंबली हो या सिक्योरिटी काउंसिल हो, जी, ये फेल नहीं हुए, इनको फेल कर दिया गया। हाँ। देखिए आप इराक के केस में, आप देखिए ईरान के केस में ये बड़े एक्टिव हुए। जी हाँ। ईरान के केस में किसका इस्तेमाल हुआ? IAEA का हुआ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। जी हाँ। ये तो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है ना। जी हाँ। आप ये देखिए कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पे जो कि पीसफुल सिविल न्यूक्लियर प्लांट था, उस पर आपने अटैक किया, अमेरिका ने अटैक किया, जी, इजराइल ने अटैक किया। कोई इंक्वायरी हुई? IAEA ने कोई इंक्वायरी करवाया? कोई इंक्वायरी नहीं कराया। जी। देखिए भाई, तो जब ये इसलिए के इसका मतलब ये नहीं कि इंक्वायरी करा सकते हैं। सिस्टम है, इंस्टीट्यूशंस है, लॉज हैं जी, ताकि एक्शन लिया जा सके, फलस्तीन को बचाया जा सके, जी, बॉम्बिंग को भी रोका जा सके। ये सारे इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट तो आदमी करता है ना। बिल्कुल, हैंड्स, बिल्कुल। तो हैंड्स तो आदमी के लेवल पे प्रॉब्लम, मतलब कंट्री के लेवल पर वो इन्होंने फेल कर दिया भाई। यही चीज आपके देखिए कि यूक्रेन में जो है इराक को तबाह कर दिया। किसने तबाह किया? सिक्योरिटी काउंसिल ने तबाह किया। मोर देन 60 रिजोल्यूशंस पास हुए सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल से। मैं जनरल असेंबली की बात नहीं कर रहा हूँ जी, सिक्योरिटी काउंसिल से। जी, इराक के जो है सिक्योरिटी काउंसिल, और उसमें जो आर्टिकल 51 उसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिसको बोलते हैं चैप्टर 7, मतलब मिलिट्री एक्शन सैंक्शन बाय, अप्रूव बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जी, और उस पर अमल किया गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप इजाज़त दें तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन यहाँ पर। उसके बाद फिर हम गाज़ा की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, और आज के प्रोग्राम का उन्वान भी हमने दिया है, गाज़ा और फ़लस्तीन के हालात किस तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि बढ़ चुके हैं। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या खदशात और क्या ख़तरात बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ख़ुद इज़राइल में इस वक्त नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एहतजाज चल रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, ख़ुद जो इज़राइली हैं, और फिर दुनिया में भी हम देखें तो एहतजाज आम लोगों की जानिब से तो हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, इज़राइल या फिर नेतन्याहू हुकूमत क्या कोई मतलब ये कोशिश है उसकी कि किसी तरह से जो यरगमाली है उनको छुड़ा लिया जाए, या फिर मुकम्मल तौर पर गाज़ा पर जो है कब्ज़ा कर लिया जाए? और फिर साथ ही साथ इसके मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इनको मज़ाहमत का किस कदर सामना है अब भी, और कितना इन्होंने कंट्रोल ज़मीन पर कर लिया है, और मज़ीद चाहते क्या हैं एक्चुअल? क्या ये यरगमालियों को छुड़ाना भी चाहते हैं? देखिए जी, मैंने पहले बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो लोग हमलावर हैं फलस्तीन के खिलाफ, जी, गाज़ा के खिलाफ, गाज़ा के खिलाफ जो दहशतगर्दी जो लोग कर रहे हैं, जी, उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि वहां से छुड़ा लिया जाए, हाँ, कैप्टिव्स को। जी, जी, कोई मतलब कि जिसका है ना बिल्कुल सही रुझान या सही दिलचस्पी नहीं है, अगर वो आसानी से छोड़ देते हैं तो ठीक है। इसलिए आपको देखा होगा कि करीब 28 से 30 या 36 जो कैप्टिव थे वो तो बॉम्बिंग में मारे गए। जी, भाई जो वहाँ जो बॉम्बिंग हो रही है तो वो तो लोग कैप्टिव वहीं पे है ना। जी हाँ, तो इतने लोग तो वहाँ सिर्फ इससे मार दिए गए ना। और तो ये अगर ऐसा होता तो भाई सीज फायर के लिए 8 मौके आए थे, जी, वो रिलीज किया जा सकता था। हाँ, लेकिन जब भी इस तरह से उसको टॉर्पीडो जो है किया कर दिया गया, उसको सबोटाज कर दिया, नहीं दिया कहीं वहां पे सीज फायर। जी, लेकिन सीज फायर होगा तो देखिए अगर सीज फायर होता है वहां पे, थोड़ा सा अगर पीसफुल सिचुएशन बन जाता तो सारी चीज खुल जाएगी ना वहां पे। हाँ, जी हाँ, वहां पे जो इतने मलबे निकलेंगे, इतनी बॉडीज निकलेगी जो कभी भी उसको तो निकाले ही नहीं, उनके पास औजार ही नहीं है कि उसको खोद करके निकाले। जी, खोद करके निकाले। आपको याद होगा कि उनके पास इतने टेंट का जो पिछली बार जो अभी जनवरी में
जो सीज फायर हुआ था उसमें कहा गया था भाई हमें कम से कम 2.5 लाख टेंट दिया जाए, 2.5 लाख। हम्म। तो लेकिन लोगों का घर खत्म हो गया तो कहाँ जी रहेंगे? हाँ, जी हाँ। तो कितना टेंट आया? सिर्फ 10,000। हम्म। 2.5 लाख में 10,000 टेंट आया। जी। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि आपने बहुत हवा सुना होगा कि भाई एयर ड्रॉपिंग हो रही है हाँ, जी हाँ, खाने की, आपने देखा होगा। जी हाँ। जितनी एयर ड्रॉपिंग हुई अब तक हम्म। पूरे गाजा में, इट इज इक्वल टू 4-day मील ओनली। 4 दिन का खाना पूरे गाजा के लोगों के लिए उसके बराबर है सारी जितनी एयर ड्रॉप। जी। लेकिन इसे यूरक भाई खाना दिया जा रहा है। तो कितने लोग, कुछ लोग मर भी गए जिनके ऊपर वो गिरा। कोहरा गिर गया, जो सारा कुछ इंजुरीज। जी हाँ। तो वहां पे ये कोई इनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जो ये बोलते हैं उसी को अमेरिका फॉलो करता है। जी। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर को जब हादसा हुआ तो उसमें कौन सी चीज आई? ये झूठी चीज आई कि 1300-1200 लोग मारे गए। जी। हारेज में रिपोर्ट है 683 लोग मारे गए, जिसमें अबाउट ऑलमोस्ट 50% सिविलियन, 50% आपके हाथ में सिक्योरिटी के स्टाफ थे। जी। और ज्यादातर जो लोग मरे हैं वो आपके हमास ने नहीं मारा है, वो इन्होंने ही मारा है जी। टैंक शेलिंग में और हेलीकॉप्टर बॉम्बिंग में। बहुत सारे मैंने उस पर काम कर रखा है, उसको रिसर्च हमारा, जी। तो कोई भी देख सकता है। लेकिन बार बार आता है कि 1200 को इन्होंने मार दिया, 1200 को मार दिया। जी हाँ। भाई उसी दिन तो फलस्तीन जो वहां पे घुसे थे 1500 तो वही मार दिए गए। जी हाँ। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इनको सारी चीज पता थी। पिछली रात में, मतलब 7 अक्टूबर के एक रात पहले इनके पास फोन आया है इजिप्शियन इंटेलिजेंस मिनिस्टर का कि तो कुछ होने वाला है। जी। इनको सारी चीज पता थी क्या होने वाला है। आपको याद होगा कि इन्होंने जेरिको वॉल करके एक डॉक्यूमेंट था 40 पेज का, जी हाँ, सर्कुलेट हुआ था कुछ इंटेलिजेंस सेक्टर में, सिक्योरिटी सेक्टर में इजराइल के, कि कुछ होने वाला है। जी। तो इसमें, और उस दिन कुछ ऐसे लोग थे जिनको ड्यूटी पे रहना था, वहां से हटा दिया गया। ये जानबूझ के हमास को ये काम को करने दिया गया कि भाई ये काम कर ले ताकि फिर मेरा जो एजेंडा वो पूरा हो जाए। तो आप उसको रोक भी सकते हो। जो आपके जो कैप्टिव जो पकड़े गए जी, कैप्टिव तो हमास ने इसलिए बनाया, पकड़ा वहां पे इजरायलियों को इसलिए पकड़ा कि भाई इनको हम पकड़ लेंगे तो अब मेरे जो लोग वहां पे जेल में बंद हैं, हजारों लोग इजराइल के जेल में, हम उनको छुड़ाएंगे। जी। डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आम लोग जो देख रहे हैं वो इस बात को समझ ले, वरना ये चीज़ जहन में पैदा होती है। अक्सर बास यानी हलकों की जानिब से ये नरेशन भी पैदा किया जाता है कि भाई ये हमास ने जो कुछ किया, ये मतलब कहीं ना कुछ इस तरह का काम रहा है। एक वक्त में कहा जाता था कि वो इज़राइल को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ये एक रहा है। तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि हमास ने जो काम किया, क्या उससे इज़राइल को फ़ायदा हुआ, ये बात न बने। जी। अब आप ये देखिए कि 1857 में जो बगावत हुई, जिसको म्यूटिनी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, सावरकर ने कहा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जी जी। और 1857 में फायदा तो ब्रिटिश को ही हुआ। जी। आपको याद है ना, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था 1857 तक। जी हाँ। 1858 में तो क्राउन ने टेक ओवर कर लिया, ब्रिटिश क्राउन। हाँ। और जब ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर किया तो और सख्त हुकूमत थी जी। ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत जो थी वो तो नरम थी। जी। तो फायदा तो ब्रिटिश को ही हुआ। 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट चला इंडिया में, इससे फायदा किसको हुआ? ब्रिटिश को हुआ ना। जी। लेकिन कुछ ऐसे हालात हैं कि आप किसी एक खास टेरिटरी में लोगों को उजाड़ दिया, आपने घर से बेघर कर दिया, वो रिफ्यूजी हो गए। जी। और उनके साथ जो एनिमलिस्टिक टाइप का उनके साथ बिहेवियर हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उनके पास कोई सिविल पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, इकोनॉमिक राइट्स नहीं उनके पास। जी। तो वो क्या करेंगे भाई? उनके पास तो कोई भी कंट्री हो, मान लीजिए कि गोवा में ही पुर्तगालीज अगर रहते और पांडिचेरी में फ्रेंच जो है वो कब्जा किए हुए थे, वो अगर रहते और जाते नहीं, तो इंडिया के लोग लड़ते अगर, तो आप उनको टेररिस्ट बोलते क्या? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, तो सिंपल बात है। तो वहां पे सिचुएशन अगर देखा जाए तो हमास जो है भाई, देखिए जो फतह है, पीएलओ है, उसने तो एक तरह से सरेंडर किया कि भाई ठीक है, आप जैसे हालात में रहेंगे हम करेंगे। जी। तो ये जो मकबूजा ताकत है, ये चाहती है कि भाई ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करें। लेकिन जो लोग
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जैसे नेहरू कमेटी रिपोर्ट का जब नेहरू कमेटी जब एस्टैब्लिश हुई आपके 28 मई 1928 में, जी जी जो जवाहरलाल नेहरू के अब्बा थे मोतीलाल नेहरू जी जी चेयरमैन थे, जी और रिपोर्ट आ गई आपके अक्टूबर में। हम्म तो उसके नेहरू कमेटी में जो मेंबर थे उसमें सुभाष चंद्र बोस भी मेंबर थे। जी तो वहां पे जब नेहरू कमेटी ने रिपोर्ट में ये कहा कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए, डोमिनियन स्टेटस मतलब कि विद इन अंडर ब्रिटिश सॉवरेनिटी जी जी या सुजरेनिटी, तो इसको जो है सुभाष चंद्र बोस ने अपोज किया, हाँ बाकी लोगों ने फेवर किया। जी तो ये अप्रोच की बात होती है भाई कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं। जैसे कि ये थे आपके जो हमारे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, जब जी। ये यूएस गए तो यूएस में इन्होंने लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम ए स्लेव नेशन कैन हैव, मतलब एक गुलाम कंट्री क्या फ्रीडम उसके पास हो सकती है। मतलब फ्रीडम का तस्वीर ही नहीं कर सकते अगर आप गुलाम हैं तो, जी जहनी तौर पे और अदरवाइज भी। तो एक वो लोग हैं जो एहसास है कि भाई आपने हमारे साथ ऐसा किया, मुझे आजादी चाहिए, मेरी जमीन को छोड़िए, मुझे अपना हक चाहिए। और ये यूनाइटेड नेशन में अलाउड है हक जी जी। तो उनके पास तो या था या तो भाई वो सरेंडर कर जाए या जिल्लत की मौत मरे या फिर उनसे लड़े। भाई आपके घर में कोई घुस जाए और डकैती करे और मारना शुरू करे तो आप क्या करेंगे? या तो आप सरेंडर करेंगे कि हाँ भाई जो करना करो, या आप लड़ेंगे जी बिल्कुल। तो अब उसमें आदमी उसमें ये देखा जाए कि क्या नुकसान हुआ। वो तो नुकसान पहले भी हो रहा, भाई पहले भी हो रहा था जी। वो धीरे धीरे मर रहे थे, अभी अचानक मार दिए गए जी। भाई 1 साल में जितना अमेरिका ने बॉम्ब गिराया अफगानिस्तान में, इन्होंने तो कुछ दिन में ही उतना गिरा दिया गाजा पर। जी गाजा में। जी हाँ डॉक्टर साहब, क्या अभी भी मज़ाहमत वाकई हो रही है डॉक्टर साहब, यानी हमास को खत्म करने का जो इनका? जी देखिए अभी तक तो आप देखेंगे कि हमास जो है, देखिए हमास वहां पे कोई एक अलग चीज नहीं है जी। हमास जो है वो मिलिट्री ऑक्यूपेशन और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पैलेस्टीनियन, ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज का ही वो नतीजा है हमास। जिस दिन जिनकी जमीन है उनको मिल गई वापस, हमास अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हमास जो है वो कोई अलग चीज नहीं है। हाँ वो ये अलग है कि कुछ लोग जो है उन्होंने गन उठा रखा है कि भाई हम जो है अपनी जान को बचाएंगे जी, यहाँ पर जो हमला करेंगे हम उनसे लड़ेंगे जी। बाकी लोग जो है, लेकिन हमास को पूरी हिमायत है, लोगों की हिमायत है जी, बिल्कुल तायद है बिल्कुल। अब इसलिए कि आप देखिए इंटरनेशनल लॉ में जी ये बिल्कुल ही वाजिब नहीं है कि आप हमास के नाम पे सिविलियंस को मार दो। इंटरनेशनल लॉ में क्लियर है कि ठीक है हमास से आपकी दुश्मनी, आप उसे लड़ रहे हैं, लेकिन हमास अगर सिविलियन में घुस भी गए तो उसके बेसिस पे आप सिविलियन को नहीं मार सकते। तो अगर हमास की मेंबरशिप को लिया जाए कि 20,000 से 25 या 30-40,000 मैक्सिमम जी, ठीक है, तो 40,000 अगर हमास है तो 40,000 घर होंगे वहां पे। 40,000 में घर ही में रहेंगे ना जी हाँ। आपने कितने घरों को तो वहां तबाह किया, लाख घरों को आपने तबाह कर दिया। बिल्कुल। सारे जो है आपके जर्नलिस्टों को आपने कितने सारे जर्नलिस्टों को मार दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप सभी लोगों को ऐसे हमास ट्रीट कर रहे हैं जी। ये दूसरी बात है कि आप मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि मेरी लड़ाई तो हमास से है, लेकिन लड़ाई आपकी हमास से नहीं है जी। लड़ाई आपकी उन लोगों से है जो आपके ऑक्यूपेशन को इनकार करते हैं। भाई आपने कब्जा कर रखा है, जिन लोगों ने भी कहा कि भाई आप काबिल हैं, आपने कब्जा कर रखा है, तो आप उससे नाराज हैं, आप उनको मार रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब इतनी ताकत झोंक देने के बाद, इतनी ताकत लगा देने के बाद 2 बरस हो जाएंगे, अभी तक गाजा पर कंट्रोल नहीं कर पाया है। अब ये ग्रेटर इसराइल की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें आप किस तरह से इसको देखते हैं दोनों मामलात को? देखिए ग्रेटर इसराइल तो ऑलरेडी है ही, इन्हें बनने की क्या जरूरत है? किस तरह से डॉक्टर साहब थोड़ा सा देखिए कि आप ये देखिए कि जो अरब लीग है, अरब लीग में 21 मेंबर्स हैं जी। अरब लीग में सिवाय अल्जीरिया को छोड़ करके और हूथी को, यमन को छोड़कर, यमन हूथी को छोड़ के जी, और कतर को ले लीजिए और कुवैत को ले लीजिए, ठीक है, अब थोड़ा सा आप ओमान को ले सकते हैं पार्शियल जी। सारे लोग तो कॉम्प्लिसिट है, सभी तो मतलब हथियार डाल दिया एक तरह से, सारे तो सरेंडर ही हो गए।
कौन सा रेजोल्यूशन पास हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है। और यमन हूथी पे अटैक करने के लिए तो कितने लोग वहां पे जो है सबके पास ताकत आ गई थी, यूएई के पास भी ताकत थी जी। यूएई जो है फंडिंग कर रहा है वहां पे वायलेंस को, आपके सूडान में, लीबिया में है, ये है, कतर भी कर रहा है जी। लेकिन इनका रोल देखिए यहाँ पे गाजा में बिल्कुल जीरो है, निगेटिव है। और कब्जा तो नहीं भाई, कब्जा एक होता है आपकी फिजिकल, एक होता है मेंटल जी। तो लॉजिकल लेवल पे तो है ही उनका ग्रेटिव राइट। जहां से आपको कोई अपोजिशन नहीं हो रहा हो, आप जो चाहे कर रहे हैं तो हुआ। ग्रेटर इजराइल को अगर ये कहते हैं कि जॉर्डन और ये है, मैं तो ग्रेटर इजराइल को जो अमेरिका ही मानता हूँ भाई, अमेरिका पे भी इनका कब्जा है, मतलब इसको बुरा मानने की बात नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही बात। अमेरिका पे भी इनका कब्जा है। 9/11 इतना बड़ा हो गया, आज तक उसकी सही इंक्वायरी नहीं हुई। कितने हॉस्पिटल्स को, 35 हॉस्पिटल थे गाजा में, तो मतलब उसमें से एक यही बेचारा थोड़ा सा काम कर रहा था, या एक दो और होगा, बाकी वो भी पार्शियली काम कर रहा है। जी जी। कितनी 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 इंक्वायरी बैठ गई वहां पर, कुछ नहीं बैठी। लेकिन आप देखेंगे कि अभी भी वहां पे रेजिस्टेंस है, लोग इनके कब्जे में नहीं है, इसलिए कि जितनी भी चीजें इन्होंने किया है, चाहे वो सीज फायर इन्होंने वायलेट किया जी, सिविलियन है उसको मार दिया जी। अब इन्होंने जो है कहा कि अनरवा जो वहां पे यूनाइटेड नेशन का कहा कि नहीं ये टेररिस्ट के साथ मिले हुए हैं, उसको बंद करवा दिया। जब इन्होंने अपना खाना शुरू कर दिया GHF गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, तो इसमें करीब 15,000 से 20,000 तो जख्मी हो गए इसमें, और आपके 2,000 से लोग ज्यादा मर गए जी। तो किस बेसिस पे फलस्तीनी इनके ऊपर यकीन करेंगे? अगर इनकी हरकत को देखा जाए, जर्नलिस्ट जो थे, जर्नलिस्ट तो सारे जर्नलिस्ट तो ऐसा नहीं हुआ कि सारे जर्नलिस्ट जो है इनके सब कंडेम थे, है ना। तो आपने इतने लार्ज नंबर में जर्नलिस्टों को, आपके टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, इलेक्ट्रीशियन को, एथलीट्स को, स्टूडेंट्स को, वहां पे 6 लाख बच्चे जो थे स्कूल में इनरोल थे जी। 800 स्कूल थे करीब, 787 या 790 स्कूल जी। वो कहाँ पढ़ेंगे? 3 यूनिवर्सिटी थी, तीनों को आपने डैमेज कर दिया, खत्म कर दिया, बॉम्बिंग करके, कहाँ पढ़ेंगे? तो आपका जो मकसद है वहां पे ना सीज फायर का मकसद है, ना वहां पे ये है। आप उनको बेसिकली उनके मोरल को आप खत्म करना चाहते हैं कि ये हमारे तरफ उंगली नहीं उठाए। अच्छा जी। और दूसरी चीज है कि गाजा आपकी कंट्री तो है नहीं, गाजा तो आपने कब्जा किया रखा है ना, गाजा तो आपने छोड़ दिया था 2005 में। हाँ जी हाँ। तो जब आपकी ये कंट्री नहीं है, जब आपकी ये सिटीजन है नहीं, तो किस हैसियत से आप इनको मार रहे हैं? भाई जो सिटीजन अगर हो, वो रिबेलियन अगर करे तो आप मार सकते हैं। जैसे कि 21% जो पैलेस्टीनियन मुसलमान रह रहे हैं इजराइल के अंदर में, मकबूजा जी बिल्कुल, अगर इजराइल के अंदर में, तो अगर वो रिबेलियन करे तो आप सिटीजन है, चाहे वो नंबर 2 सिटीजन हो या नंबर 3 हो जी, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास, है ना। लेकिन ये तो आपके सिटीजन नहीं है भाई, ये तो इनके कब्जा कर रखा था। आप किस हैसियत से इनको मार रहे हैं, किस हैसियत से आप पानी बंद कर रहे हैं? तो उसकी वजह यही आपको याद होगा कि शुरू में इन्होंने कहा था कि वहां पे कोई जो है नॉन कॉम्बैटेंट नहीं है, वहां पे लोग, नॉन कॉम्बैटेंट का मतलब वहां पे सारे लोग लड़ने वाले हैं, और क्या कहा था कि कोई सिविलियन नहीं है वहां पे, सारे हमास हैं, इस तरह की बात, डिफेंस की, सारे ह्यूमन एनिमल्स है, टेररिस्ट है, इस तरह की बात वहां पे कही। और उसमें जो एक फंक्शन में आपके 2024 के अर्ली 2024 में जी बच्चों का फंक्शन हुआ, और उस फंक्शन में जो है बच्चियों ने जो है गाना गाया वहां पे जी, कि वहां पे एक भी आदमी नहीं बचेगा, ये गाना। तो इस तरह से वहां पे वेपनाइज कर दिया लोगों को, तो ऑलरेडी तो इनका कब्जा है ही भाई। गल्फ कंट्रीज में किसने आवाज उठाई, क्या किया वहां? सऊदी क्या कर रहा है? आपको याद होगा कि जब रशिया का ब्रेकअप हुआ जी, तो रशिया की इकोनॉमी जो थी वो ऑयल पे बेस्ड थी, ऑयल इनकम पे, मतलब जो रशिया के पास ऑयल और गैस है और वेपन है, ये 3 चीज किससे उसको इनकम आता है जी जी। तो अमेरिका के कहने पे सऊदी अरबिया ने पंपिंग की, हेवी पंपिंग की ऑयल की, 1989 की मैं बात कर रहा हूँ जी। जो ऑयल का रेट था, क्योंकि सप्लाई बढ़ गया, रेट कम हो गया। तो जब रेट कम हुआ तो जो रशिया का जो इनकम था वो कम हो गया जी। जब ये कम हुआ तो इन्होंने कर्जा मांगा उससे, वेस्टर्न यूरोपियन, सेंट्रल यूरोपियन बैंक से $100 बिलियन। तो उन्होंने कहा कि मैं दूंगा, लेकिन तुम अपने लोगों पे गोली नहीं चलाओगे। फिर धीरे धीरे जो है रशिया ब्रेकअप हुआ जी।
तो सऊदी अरबिया तो उस लेवल पे उस जमाने में उसने साथ दिया कि भाई ये रशिया के खिलाफ, हम्म और आपके ही लोग, अरब ही लोग हैं ये, हम्म आपने क्या किया इनके लिए? तो इतना तो बिल्कुल। मेंटली तो आप है ही क्या, भाई मेंटल मकबूजा है। हम्म इतना बड़ा अमेरिका है और यूरोपियन यूनियन, क्या किया इन्होंने? कौन सा लैंग्वेज? आपको याद होगा शुरू में जब जंग चली थी तो फलस्तीनी और कई लोग कतर ये सब कह रहे थे कि सीज फायर करो। जी, यूरोपियन एक वर्ड इस्तेमाल करते थे, पॉज, याद है पॉज, आपको? एग्जैक्टली, जी हाँ, पॉज, पॉज। पॉज। हाँ, इन्होंने कई बार तो पॉज ही मतलब इस्तेमाल ही नहीं किया वर्ड सीज फायर का। और फिर ये आपको याद होगा कि जैसे ही 7 अक्टूबर हुआ उसके बाद से चाहे विटकॉफ हो या कि बाइडेन हो या आपके उनके क्या नाम था ब्लिंकन हो जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे या इनके जो अभी हैं, कितनी इन्होंने विजिट की इजराइल में? क्या इन्होंने गाजा विजिट किया? क्या गाजा के उन लोगों से मिले जो मारे गए थे? ना। इसलिए कि गाजा में 1500 से ज्यादा, करीब 1800 फैमिली तो फुल्ली वाइप्ड आउट है। जी हाँ। एक फैमिली में 10 से 12 या 20 मेंबर जो थे फुल्ली वाइप्ड आउट। कोई क्लेम ही नहीं कर सकता है कि उनकी जमीन कहाँ पे है। ये वहां के हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा है। जी जी। कम से कम 1500 से ज्यादा फैमिली फुल्ली वाइप्ड आउट, एक आदमी नहीं बचा हुआ। किस क्या कोई इंक्वायरी हुई इस पे? भाई आईसीजे का भी स्टेटमेंट आ गया था, आपको याद होगा। जी हाँ। कि वहां पे जो है जेनोसाइडल चीजें हो रही हैं। जी हाँ। इंटरनेशनल क्रिमिनल आईसीजे तो आपकी यूनाइटेड नेशन का पार्ट। जी हाँ। अब केस को ले गया साउथ अफ्रीका, फिर धीरे धीरे और कंट्रीज आ गए। तो इसमें यह है कि लेकिन हमें यह लगता है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ जी, लेकिन मेरा जो साथी यह है कि इसराइल को गाजा महंगा पड़ेगा और हो सकता है कि इसराइल की डिफीट हो गाजा में। मतलब मैं एक बेतुकी बात कर रहा हूँ, एक ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए, मटेरियलिस्टिक लेवल पे जी जी, या फिजिकल लेवल पे देखा जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इसराइल को नुकसान होगा गाजा में और वो पूरी तरह से वहां के जो लोग हैं, जमीन के लोग हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो उसको अभी तक तो खत्म नहीं कर पाए। अभी तक खत्म नहीं कर पाए। जी हाँ। लेकिन जितने आप किसी भी यूनाइटेड नेशन में कोई हुआ कि इतने इवैक्यूएशन ऑर्डर आप कैसे निकाल रहे हैं? नहीं। जख्मी लोग, भूखे लोग यहाँ से वहां भाग रहे हैं, वहां से भाग, मतलब जानवर से को भी आप ऐसे नहीं दौड़ा। जी हाँ। जी हाँ। इसमें तो मुझे लगता है कि इंसान तो फेल कर गया, लेकिन जो वर्ल्ड का क्रिएटर है वो तो यकीनन कुछ तो वहां से आएगा मामला। यकीनन। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल करूंगा। बिल्कुल आपने दोनों चीज़ें रखी है, एक तो ये अक़वाम आलम दुनिया के जो हालात हैं उसके एतबार से, और दूसरी चीज़ जिस तरह से आपने बात कही है कि इज़राइल को डिफीट ज़रूर होगी, लेकिन अब इंतज़ार इस बात का है, शायद गाज़ा वाले भी इस मामले के जो है इंतज़ार में सब्र तो कर रहे हैं, कुर्बानियाँ तो पेश कर रहे हैं, और जो उनको देख कर जो तड़प रहे हैं, जो बेचैन, वो बेकरार हैं, जो भी इंसान हैं। तो अब सवाल यही हो रहा है कि भाई दुनिया की ताकतें तो बिल्कुल धरी की धरी रह गई हैं, और जिस अंदाज में भी बहरहाल यानी गाज़ा वालों को राहत मिलने वाली बात है और इज़राइल को डिफीट होने वाली बात है, कितना वक्त लग सकता है? मतलब कितना अभी इंतज़ार करना पड़ेगा? क्या लग रहा है आपको, महीना, 2 महीने, 6 महीने, या कब तक? ये एक सवाल बाकी रह रहा है डॉक्टर साहब। हाँ देखिए, मैं ये महीने और दिन की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन अभी ट्रम्प का स्टेटमेंट आया कि 2-3 हफ्ते में मामला क्लियर हो जाएगा। हाँ जी हाँ। लेकिन एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ जी, अगर आप इजाजत। जी जरूर, प्लीज। कि देखिए, जो इजराइल को करना था जितना कुछ वो कर चुका। हाँ। और जितनी परेशानियां और दुश्वारियां झेलना था गाजा के लोगों को, वो झेल चुके। जी। अब कुछ बचा नहीं, मैं आपको बताऊं। तो जो कुछ होना था वो कर चुके, मतलब थक गई है। और अब इससे ज्यादा ये हो सकता है कि भाई आप कुछ ऐसी चीज कीजिए कि एक बार में हजार लोग मर जाए। लोग तो मर ही रहे हैं ना। जी हाँ, जी हाँ। तो इंसान के पास जान होता है, माल होता है। जी हाँ। तो आपके माल तो उनका खत्म हो गया, खत्म हो गया। आपकी इंडस्ट्री और आपके रोड और हॉस्पिटल और बिल्डिंग्स, जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग, सबको तो आपने तबाह किया। जी हाँ। घरों को आपने जो है तबाह कर दिया। जी। उसके बाद जो बैंक से सब तबाह किया, आप तो देखा पूरी दुनिया में। जी हाँ। अच्छा,
जब ये चीजें, जब आपने वाटर प्लांट और खाना तब तो नेचुरली जान ही खतरे में अगर बॉम्बिंग ना भी हो तो मरेंगे ही ना, हाँ बीमार होंगे, मरेंगे। जी हाँ। लेकिन उसमें भी वो जी रहे हैं। हम्म। अब इसमें देखने की बात यह है कि ये जो लॉस हुआ है फलस्तीन, क्योंकि फलस्तीनियों ने देखिए हमेशा कुर्बानी दी। आपके 1947 के पहले से, 1948 के पहले से, 48 में इजराइल पैदा हुआ जी यूनिलैटरली, यूनिलैटरल किसी एग्रीमेंट के थ्रू नहीं। जी जी। तो उसके पहले से वो झेल रहे हैं। लेकिन ये जो गाजा का सेक्रीफाइस है, गाजा के लोगों का सेक्रीफाइस है, जिसमें पेपर में आता है कि 62,000 लोग मार दिए गए, हाँ। कम से कम 1 लाख से ऊपर लोग मारे गए हैं वहां जी। 2 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हैं वहां पे। कितने लोग वहां पे डिसअपियर्ड हैं, जी हाँ। हजारों हजार। तो अब वहां पे ये है कि पूरी दुनिया ने ये देख लिया कि वहां पे जालिम कौन है और मजलूम कौन है। एग्जैक्टली। दहशतगर्द कौन है, कौन दहशतगर्दी कर रहा है, किसके खिलाफ दहशतगर्दी, पूरी दुनिया ने देखी। जी हाँ। तो जो प्रोपेगेंडा वाद की वॉर में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा। जी हाँ। और बहुत बड़ा वो वेपन होता है, स्ट्रेटजी होता है आपकी किसी भी कंट्री का किसी के खिलाफ। जी हाँ। प्रोपेगेंडा वार में फलस्तीन जीत गए हैं। हालांकि फलस्तीन ने कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, लेकिन उनकी जो चीजें थी वो 10% ही आ गई, यही बहुत है। अभी तो बहुत सारी चीज बची हुई होगी, इसलिए वहाँ पे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट तो है नहीं, वहाँ पे अलाउड है नहीं कि वो किया जाए। जी हाँ, यानी उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया था वो नाकाम हो गया। जी तो बिल्कुल नाकाम हुआ। और ये जो कह रहे थे कि हमें खतरा है और हमें जो है सिक्योरिटी का थ्रेट है और ये टेररिस्ट है, फला है, भाई देखिए भाई टेररिस्ट क्या करता है। एक टेररिस्ट तो एक आदमी को मारेगा ना जी, लेकिन अगर कोई टेररिस्ट पूरे हॉस्पिटल को उड़ा दे रहा है तो कौन सा हुआ, वो कौन है? जी हाँ। कौन से फलस्तीन के आदमी ने या कौन से हमास के आदमी ने या किस फलस्तीनियन ने कोई भी हॉस्पिटल को उड़ाया हो, हाँ, या उसको मार दिया हो, किसी डॉक्टर को, पूरे ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स को। भाई सिर्फ गाजा में आपको याद होगा कि कम से कम 175 जो मेडिकल एम्बुलेंस है उसको जो है बॉम्बिंग कर दिया। हाँ बिल्कुल, तबाह। इमेजिन 2000 लोग जो मेडिक्स थे, मेडिक्स का मतलब डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स, उनको मारा गया है। जी हाँ। 4 डॉक्टर की मौत जो है तो प्रिजन में, उनके जेल में हो गई, इजराइल में जो जेल है। 4 डॉक्टर या 5 डॉक्टर, ये मैं 2 महीना पहले का डेटा हो, वो मर गए टॉर्चर की वजह से। जी भाई, जितने प्रेसिडेंट और बड़े बड़े ऑर्थो के आपके डायरेक्टर टॉप क्लास के, तो आपने उनको कैसे ट्रीट किया? जी हाँ। तो आपने तो सारी हदें पार कर दी। अब आपके पास कुछ बचा नहीं करने को। होता ना भाई, आप कितना क्या करेंगे, आप किसी को मार सकते हैं, आपने तो ये कर दिया। जी हाँ। ये दुनिया ने देख लिया कि आपका चेहरा क्या है, आप क्या करते हैं, आप किस हद तक जा सकते हैं, आपके दिल में दिल है या नहीं है, आपकी आंख में शर्म है या नहीं है, आप सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। ये दुनिया ने देख लिया कि कौन क्या कर रहा है। अब जो आगे का डेवलपमेंट होगा जी, उसमें जो नैरेटिव बनेगा वो नहीं बन पाएगा जो पहले बनता था। और चीजें अभी और होंगी बाद में। आपने तो याद होगा, मैं आपके ट्वीट पे बोला था जी कि ईरान अगर मैदान में नहीं उतरा तो ईरान खत्म हो जाएगा। ईरान को उतरना था मैदान में। मैंने ये भी कहा था कि अगर रशिया मैदान में नहीं तो रशिया भी तबाह होगा, वैसे ही जैसे सीरिया तबाह होगा। तो डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल, हमारे पास 1 मिनट है, क्या कोई बड़ी जंग की तरफ दुनिया बढ़ रही है डॉक्टर साहब? क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है, उधर यूक्रेन में भी मामला जो है सुलझता नजर नहीं आ रहा। जी भाई, आप यूक्रेन में देखें हालत खराब है, आप इजिप्ट में देखें अंदर से लोग बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। जी हाँ, ठीक है। जी हाँ। आप गल्फ में देखें लोगों में बेचैनी है। आप ईरान और अमेरिका का तनाजा बिल्कुल बना हुआ है, ईरान और इजराइल का तनाजा बना हुआ है, आपने देखा। जी। खुद फलस्तीन जो है पूरा बॉइलिंग पॉइंट पे है। पूरा जो लेबनान है, विद इन लेबनान जो है गवर्नमेंट वर्सेस आपकी हिजबुल्लाह चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल चल रहा है। आप सीरिया को देखें, जो सिचुएशन पहले थी उससे बदतर हो गई हो। हाँ। तो जो चीजें जा रही हैं जिस डायरेक्शन में, वो बिल्कुल ही मुझे नहीं लगता है कोई पीसफुल की तरफ जा रही है। इसलिए कि जो अब यूरोप कर रहा है यूक्रेन के लिए, वो बहुत ही खतरनाक हो रहा है रशिया के लिए। बिल्कुल। रशिया बार बार कर रहा है कि भाई आप डोंट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। जी हाँ, जी हाँ। अभी ट्रम्प का ताज़ा ये है कि हम कीव की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी जो है हम उसकी करेंगे, सिक्योरिटी उसको हम फराहम करेंगे। जी हाँ, सिक्योरिटी गारंटीज, सिक्योरिटी गारंटीज ये बात कर रहा है। जी हाँ। तो मुझे वही लग रहा है कि जो आज की सिचुएशन, इसमें जो आपके डेमोक्रेसी क्राइसिस में है, नाम रह गया, नाम है वह डेमोक्रेसी है,
बदनाम है। बिल्कुल। आप देखिए डेमोक्रेसी ने क्या किया, किसके साथ क्या किया। बिल्कुल। तो हमें बहुत लगता है कि चीजें अभी और खुल के आएंगी, अभी चीजें और रिवील होंगी बाद में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर साहब। जो जी, जी आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, बात सूरत हाल यही नज़र आ रही है जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा है कि मामला जो है सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगरचे हम देखें जिस तरह से मुसलसल मुसलसल इसराइल जो चाहता था वो सारी चीज़ें, अगर वो यरकमालियों को चाहे तो वो पीस डील करते हुए उनको जो है छुड़ा सकता था, लेकिन उसका जो इंटेंशन है वो कुछ और नज़र आ रहा है। यूरोप का जो इंटेंशन है वो कुछ और नज़र आ रहा है। अमेरिका की जो पॉलिसी है वो कुछ और नज़र आ रही है। चाहे हम यूक्रेन के मामले में देखें, वहाँ पर भी मामला सुलझता नज़र नहीं आ रहा, और जिस तरह से गज़ा की जो सूरत हाल है वो भी सुलझती हुई नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल चंद दिनों में पता चलेगा कि दुनिया वाक़अतन किस तरफ बढ़ रही है। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।